नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबरों के साथ मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बारूदी चिंगारी भड़क गई है और इस बार ईरान ने वो हमला किया है जिससे अमेरिका से लेकर इजराइल तक सनसनी फैल गई है। ईरान ने अपने हथियारों से, अपने मिसाइलों से, अपने ड्रोन से खलबली मचा दी और ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका बैकफुट पर आ गया। 2 दिन की खामोशी के बाद ईरान ने ऐसी ताकत दिखाई जिससे पूरे खाड़ी में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सिचुएशन आ चुका है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तो ईरान ने मटिया मेट कर दिया, सरप्राइज अटैक करके हवा निकाल दी। और उधर लाल सागर में हूती विद्रोही भी एक्टिव हो गए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जंग, गोला बारूद और मिसाइलों की बारिश नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल को यह उम्मीद नहीं था, खास करके उस सिचुएशन में जब अमेरिका में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही थी। उसी रात ईरान ने धावा बोला और यह मैसेज क्लियर कर दिया कि ईरान बदला लेकर ही रहेगा। चाहे नेतन्याहू मीटिंग कर लें डोनाल्ड ट्रंप से, चाहे कोई विशेष रणनीति बना लें, इससे ईरान डरने वाला नहीं है। उधर ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले और इराक के अर्धसैनिक बल PMF पर सऊदी और अमेरिका ने जॉइंट अटैक कर दिया। अब समझ लीजिए कि खाड़ी में जो युद्ध की चिंगारी भड़क गई है वो अब बहुत बड़े आग में तब्दील हो चुकी है। और इस हमले के बाद ना तो इराक शांत रहेगा, ना ही ईरान चुप बैठेगा। सऊदी और अमेरिका ये मान चुके हैं कि उन पर बड़ा खतरा आने वाला है और सऊदी और अमेरिका भी खामोश नहीं रहेंगे। बाकी के देश जो बचे वो आधे इधर आएंगे और आधे उधर जाएंगे। उधर वॉशिंगटन में बंद कमरों में 90 मिनट तक ऐसी फाइल पर चर्चा की गई जिसकी भनक लगते तेहरान में हड़कंप मचा। ट्रंप और इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने मीटिंग की और ऑपरेशन खाड़ी की सफाई के फाइनल प्रहार की स्क्रिप्ट लिखी। सवाल यह, क्या पिकेक्स माउंटेन के 300 फीट गहरे अभेद्य पहाड़ों को भेदने का घातक प्लान तैयार किया जा रहा है? क्या पिकेक्स माउंटेन में बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल? क्या इराक के कताइब हिजबुल्लाह से लेकर यमन के हूती तक ईरान का पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अब आर पार की लड़ाई में आ चुका है? और अगर ये सारी चीजें एक डॉट पर आकर कनेक्ट हो रही हैं तो समझ लीजिए ये खाड़ी का विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। क्या अपडेट है? अमेरिका में मीटिंग में क्या हुआ है? इराक के किन इलाकों में हमला हुआ है? ईरान ने कहां कहां हमला किया है? ईरान ने अचानक क्यों हमला किया? सब कुछ आपको बताते हैं डिटेल से। आइए देखते हैं वर्ल्ड नाउ। ईरान की ओर से अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर सरप्राइज अटैक किया। ईरान ने इतना मारा कि मार मार कर भूसा भर दिया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी और संकेत दिया, मैसेज दिया कि ईरान अभी भी बदले के मूड में है। ईरान खामोश नहीं रहने वाला है। तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये ईरान में अमेरिकी एयर बेस पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने जिस अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया था उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए रात के अंधेरे में जब एक एक करके अचानक से आसमान से मिसाइलों की बारिश होने लगी जॉर्डन में, जिससे पूरा इलाका दहल गया। ईरान ने मैसेज क्लियर कर दिया है कि ईरान नहीं रुकेगा। अमेरिका चाहे जितना भी जोर लगा ले, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू को मीटिंग के लिए क्यों ना बुला ले, ये जो हमला था ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से यह हमला बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग को देखते हुए लिया गया, यह एक्शन लिया गया। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग करके डोनाल्ड ट्रंप कड़े एक्शन की तैयारी का मैसेज देना चाह रहे थे, लेकिन ईरान ने कह दिया मीटिंग कर लो, प्लान बना लो, लेकिन ईरान मारता रहेगा। और इसलिए इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल फोड़ा और खतरे को ध्यान में रखकर अमेरिकी बेस और जॉर्डन की ओर से 10 पैट्रियट इंटरसेप्टर दागे गए और उसको न्यूट्रलाइज किया गया। अमेरिका ने कहा है कि पहले ईरान ने खुद बातचीत का रास्ता अपनाने को कहा और जब अमेरिका ने ईरान पर हमला रोक दिया तो ईरान अमेरिकी बेसों को टारगेट कर रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका ने जंग इसलिए रोका क्योंकि उनके इंटरसेप्टर्स का स्टॉक खत्म हो रहा है। उधर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस और सेंट्रल कमांड सेंटर पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। IRGC ने कहा कि हमला अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ जारी
सैन्य कार्रवाई के जवाब में किया गया है। उधर ईरान के प्रॉक्सीज, उनका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, हूती लड़ाके वो भी पीछे नहीं है। हूती ने लाल सागर में एक और सऊदी के जहाज पर हमला कर दिया और उसे डुबा दिया और कहा कि लाल सागर और बाब अल मंदेब से सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिकी सहयोगी देशों के जहाज नहीं जाएंगे। सिर्फ उन्हीं देश के जहाज जाएंगे जो न्यूट्रल हैं, जो इस जंग में शामिल नहीं या अमेरिका से कनेक्ट नहीं है। अब हम आपको इस वॉर से जुड़ी 4 इंपॉर्टेंट तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर, ईरान अपने 5 बैलिस्टिक मिसाइल से जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला करता है। दूसरी तस्वीर, अमेरिकी बेस की ओर से पैट्रियट मिसाइलें दागी जाती हैं और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है। तीसरी तस्वीर, हूती के लड़ाकों पर सऊदी के एक जहाज पर हमले का आरोप लगता है और ये जहाज डूब जाता है। चौथी तस्वीर इराक की, जहां पर सेंटकॉम और सऊदी मिलकर इराक के पीएमएफ को निशाना बनाते हैं, जो कि एक ईरानी समर्थित समूह बताया जाता है। यानी साफ तौर पर अभी आप इस चारों तस्वीर को एनालाइज करेंगे तो खाड़ी में बारूदी बवंडर की तस्वीर नजर आती है। ईरान ने एक और जॉर्डन में हमला किया तो बदले में सऊदी और सेंटकॉम ने मिलकर इराक में हमला कर दिया। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने दावा किया कि अमेरिका और सऊदी अरब की ओर से किए गए हवाई हमले में उसके कम से कम 20 लड़ाकों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए। और यह हमला तब हुआ जब देर रात सभी सैनिक सो रहे थे। आसमान में लड़ाकू विमान आए और एक साथ कई मिसाइल पीएमएफ के ठिकानों पर दागे। पीएमएफ ने कहा कि रात में चुपचाप किए गए हमले में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है और यह हमला निंदनीय है। यह कायरतापूर्ण है। पीठ पर इस तरह का हमला करना ठीक नहीं है। संगठन के मुताबिक सऊदी और अमेरिका ने मिलकर बगदाद, वासित, नीनवे, बसरा, किरकुक, करबला और दियाला समेत 7 प्रांतों में कई ठिकानों पर हमले किए। इन हवाई हमलों में इमारतें, सैन्य वाहन, अन्य उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है। कई आम नागरिक भी मारे गए हैं। इराक ने इस मामले में जांच की बात कही और कहा जो भी दोषी होंगे इससे इस घटना का बदला लिया जाएगा। अब जब जंग में सऊदी की पूरी तरीके से एंट्री हो चुकी है, उसने अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया और ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है, तो समझ लीजिए कि सऊदी वर्सेस ईरान का फ्रंट खुल चुका है और इसका दायरा कितना बड़ा होगा यह कल्पना करना मुश्किल है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि सऊदी और अमेरिका ने इराक में कितनी तबाही मचाई है। ईरानी प्रॉक्सी समूह पर हमले का आरोप लगा है। सेंटकॉम और सऊदी मिलकर इराक पर हमला कर रहे हैं। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पर हमला किया। हमले में 20 से ज्यादा जवान मारे गए हैं, 32 घायल हुए हैं। बगदाद, वासित, नीनवे, बसरा, किरकुक, करबला, दियाला में हमला हुआ है। हमलों में कई इमारतें, सैन्य वाहनों के नुकसान की खबर है। अब इस पीएमएफ को भी जान लीजिए, यह इराक का एक अर्धसैनिक बल है। पूरा नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स या फिर अल हश्द अल शाबी। इसे 2014 में बनाया गया। आईएसआईएस से लड़ने के लिए इसे आधिकारिक तौर पर इराकी सरकार ने बनाया था और यह इराकी सरकार के अंडर ही काम करती है। इसके पास आज के समय में करीब 2 लाख लड़ाके हैं। इसमें कई मिलिशिया ग्रुप भी शामिल हैं। कई बड़े ग्रुप ईरान समर्थित माने जाते हैं। प्रमुख ग्रुप जो है वो बद्र ऑर्गेनाइजेशन है, कताइब हिजबुल्लाह है, असाइब अहल अल हक है, कताइब अल इमाम अली है, सराया खुरासानी है। अब हमला क्यों हुआ? अमेरिका का आरोप क्या है? अमेरिका इनमें से कई गुटों को ईरान का सपोर्टर मानता है। अमेरिका पहले ही इन ग्रुपों को बैन कर चुका है। सऊदी अरब भी इन ईरानी प्रॉक्सी को खतरा मानता है। सऊदी का आरोप है कि अरामको तेल कंपनी पर जो हमला हुआ था वो इन्हीं लोगों ने प्लान किया था। अमेरिकी सैनिकों को निशाना भी बनाया, ड्रोन हमला भी किया और इसी वजह से सऊदी और अमेरिका ने मिलकर पीएमएफ पर अटैक कर दिया। अब सवाल यह कि पीएमएफ खामोश रहेगा क्या? जिसके पास 2 लाख की फौज हो, चुप क्यों बैठेंगे? ऐसा थोड़ी कि आप मारकर आगे सामने वाला खामोश रहेगा, नहीं। अब समझिए कि ईरान के प्रॉक्सी जब सऊदी और अमेरिका ने हमला किया तो इस पर पीएमएफ बदला लेगा, जिसकी कल्पना ना तो सऊदी ने की होगी और ना ही अमेरिका ने की होगी। हो सकता है कि पीएमएफ सऊदी के हर ठिकाने को निशाना बनाए। हो सकता है कि हूती जो है वो लाल सागर में सऊदी के जहाजों पर हमले बढ़ा दे, अमेरिकी बेस को टारगेट करे। इसके अलावा खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों पर भी हमले होंगे। इसके अलावा ईरान इस पर क्या शांत रहेगा? ऐसा भी नजर नहीं आता। उसकी जिस धरती पर यह हमला हुआ यानी इराक, क्या वो शांत बैठेगा? यह भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि इस घटना के बाद ईरान इराक साथ आ जाए, क्योंकि इराक को भी 2003 के हमले का बदला चाहिए। 2003 में अमेरिका ने इराक पर एक खतरनाक मिसाइल होने का हवाला देकर अटैक कर दिया था। ईरान के प्रॉक्सी पर वार करने का मतलब होता है कि ईरान से
सीधे पंगा मोल लेना। सऊदी ने तो दोनों कर दिया, एक साथ ईरान के दो प्रॉक्सी से पंगा लिया और इसलिए माना जा रहा है कि सऊदी से ईरान सीधे जंग में आ सकता है, उसके सैन्य ठिकाने, उसकी कंपनियों को निशाना बना सकता है। यानी अब हूती और पीएमएफ के अलावा ईरान भी सऊदी को निशाना बना सकता है, सऊदी पर हमला कर सकता है। जिस इराक में ईरान के प्रॉक्सी पर सऊदी और सेंटकॉम ने हमला किया है, तो हमें यह जानना होगा कि इराक में ईरानी प्रॉक्सी का प्रभाव कितना है। ईरान समर्थित मिलिशिया कौन है? 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, उसके बाद कई शिया सशस्त्र संगठन उभरे। इन्होंने ईरान की आईआरजीसी और कुद्स फोर्स का समर्थन मिलता रहा। संगठनों का मकसद था अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का विरोध करना और सशस्त्र मुकाबला करना। इनका मकसद क्षेत्र में ईरान का प्रभाव बढ़ाना माना जाता है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस 2014 में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाई गई। ये करीब 60 से अधिक मिलिशिया समूहों का गठबंधन है। 2016 में इराकी संसद ने इसे आधिकारिक सुरक्षा बल का दर्जा दिया। इसके लड़ाकों को सरकार वेतन देती है। इसके कई गुट ईरान के करीबी माने जाते हैं। कताइब हिजबुल्लाह 2007 में संगठन बना। इराक की ताकतवर ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन है। अमेरिका ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन से यह हमला करता है। हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा 2013 में बनाया गया। बशर अल असद सरकार के समर्थन में लड़ा। बाद में इराक में आईएसआईएस के खिलाफ भी सक्रिय रहा। यह भी ईरान समर्थित प्रमुख मिलिशिया ग्रुप है। अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का खुलकर विरोध करता है। अब ईरान में कितना प्रभाव है? इन संगठनों का असर सिर्फ सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं है। पीएमएफ इराक की आधिकारिक सुरक्षा व्यवस्था का भी हिस्सा है। कई गुट राजनीति, संसद और सुरक्षा से जुड़े फैसलों पर भी प्रभाव डालते हैं। इराक में ईरान का वर्चस्व बनाए रखने के लिए मिलिशिया की अहम भूमिका होती है। यूएस इन्हें अपने सैन्य और सैनिकों के ठिकानों पर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। समय समय पर इनके ठिकानों पर हवाई हमले भी अमेरिका करता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना प्रभाव है इराक में ईरान का, तो इस हमले के बाद इराक का सपोर्ट ईरान को मिलना लाजमी है। और अब जब ईरानी प्रॉक्सी और इराक की सेना पर हमला हुआ है, बड़ी संख्या में लोग मार दिए गए हैं, तो वहां की सरकार और जनता भी चुप नहीं बैठेगी। अमेरिका को पता है कि जब तक ईरान के प्रॉक्सी हैं तब तक वो जल्दी हार नहीं मानेंगे। इसलिए अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सीज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब समझिए कि इस जंग में कैसे गल्फ पूरा का पूरा फंसता नजर आ रहा है। इस जंग में सऊदी और इराक भी आ चुके हैं। ईरान पहले से ही है। हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान पहले से ही है। बाकी के देश जो बचे वो अमेरिका बेस होने के कारण लगातार वो हमले की जद में, यानी पहले ही लड़ाई में है। अब समझिए जंग कितनी बड़ी हो चुकी है और जंग का दायरा कैसे बढ़ रहा है। उधर अमेरिका भी यही चाहता था कि वो ईरान से अकेले लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, तो इस जंग में खाड़ी के देश उसका साथ दें, और अमेरिका कामयाब हो गया। आखिरकार खाड़ी के देशों की जंग में आने की जो एक एक करके खबरें आने लगी, उसे साफ हो गया कि पूरे मिडिल ईस्ट को इस युद्ध ने अपनी चपेट में ले लिया है। सऊदी के बाद अब इराक भी इस जंग में लगभग शामिल होता नजर आ रहा है। आगे आपको बताएंगे कि ईरान लगातार हमले क्यों कर रहा है और उसने अमेरिकी बेस को जॉर्डन में क्यों टारगेट किया, ईरान की रणनीति क्या है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि ईरान ने 2 दिन की खामोशी के बाद अचानक जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना क्यों बनाया। इससे पहले इस जंग में अभी तक हम यह पैटर्न देख रहे थे कि जब भी सीजफायर की स्थिति बनती थी तो पहले एडवांटेज अमेरिका ले जाता था और अमेरिका हमले की शुरुआत करता था। पिछले 3 बार से ऐसा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दोनों तरफ से हमले रुके हुए थे तो ईरान ने जॉर्डन की बेस पर अटैक कर दिया। दरअसल ईरान को सिर्फ बदला चाहिए। मिडिल ईस्ट में शांति या फिर अमेरिका के साथ डील, कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर वहां की रिजीम ये सोचे भी कि अमेरिका के साथ डील कर लेते हैं तो उस रिजीम को जाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के 9 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि अमेरिका से बदला लिया जाए, अमेरिका से डील ना हो, अमेरिका के साथ जंग हो। और इसलिए आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में खास करके आयतुल्ला अली खामेनी के सुपुर्दे खाक होने के बाद ईरान बहुत एग्रेसिव हो गया है और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी एक्टिव हो गए। चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह का मोर्चा हो, फिलिस्तीन में हमास का मुद्दा हो, यमन में हूती का मुद्दा हो, इराक में पीएमएफ का मुद्दा हो, और खुद ईरान इसमें इन्वॉल्व है। तो सारे मुद्दे पर शांति की बात हो यह पॉसिबल नहीं है और कोई इसमें राजी भी नहीं है। ईरान बस ये चाहता है कि हर कोने में, हर इलाके में घुसकर अमेरिका को मारा जाए, अमेरिका को ठोका जाए। जब तक उसकी बुद्धि ठिकाने ना आ जाए तब तक ये हमले जारी रहें। इन सब के अलावा ईरान चाहता है कि खाड़ी से अमेरिकी बेस का सफाया हो जाए। ईरान चाहता है कि इतना मिसाइल
दागे कि खाड़ी के देश ही उब जाएं और खुद ही कह दें कि अमेरिका को थैंक यू वेरी मच, आप अपने एयरबेस लेकर यहां पर जाइए, अपने सैन्य बेस लेकर यहां से जाइए। हालांकि अभी सीरिया, इराक से अमेरिकी बेस और सैनिकों के हटाए जाने की बात सामने आई। कतर से भी सैनिकों के हटाए जाने की बात सामने आई। अंदर की बात यह भी है कि खाड़ी के कुछ और देश अमेरिका से बात कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमारी जान भी खतरे में है, आप अपने बेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खाड़ी के देशों की रक्षा क्या करेंगे। ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन अब ईरान के जंग से वो निकलना भी चाहता है। अमेरिका खुद कंफ्यूज है, दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कभी ट्रंप कहते हैं हम हमला नहीं करेंगे, कभी कहते हैं हमला करेंगे, इतना बड़ा हमला करेंगे ईरान का भूगोल बदल देंगे। मिडिल ईस्ट में अभी वर्तमान में करीब 50,000 के आसपास अमेरिकी सैनिक हैं। इसके अलावा 20 अमेरिकी युद्धपोत और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस का युद्धपोत भी खाड़ी, ओमान और लाल सागर के पास तैनात है। चलिए आपको बताते हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में कहां कहां पर कितने सैनिक और सैन्य बेस मौजूद हैं अमेरिका के। अगर देश के लिहाज से देखें, जरा फुल स्क्रीन आप देखिए। कुवैत में 13,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं कैंप आरिफ जान में। कतर में 10,000 से ज्यादा सैनिक है अल-उदैद एयरबेस पर। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट मौजूद है, 9,000 सैनिक हैं। यूएई में 3,500 है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कतर में जो 10,000 सैनिकों की संख्या है वो घटाकर आधी की गई। सऊदी अरब में 3,000 सैनिक है, इराक में 2,500, सीरिया में 900 और जॉर्डन में 3,000 सैनिक है। और जॉर्डन की बेस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी सैन्य बेसों को हटाने के साथ साथ ईरान अपने नेता आयतुल्ला अली खामेनी की मौत का बदला चाहता है। तो ईरान के 2 टारगेट हैं। लक्ष्य नंबर 1, आयतुल्ला अली खामेनी की मौत का बदला। जब तक यह बदला नहीं होगा तब तक ईरान नहीं रुकेगा। और लक्ष्य नंबर 2, अमेरिकी बेस का मिडिल ईस्ट से सफाया, या इसको ऐसे भी देख लीजिए कि अमेरिकी वर्चस्व का खाड़ी से खात्मा। ईरान की जनता भी यही चाहती है। ईरान अपने प्रॉक्सी पर एक्शन का भी बदला चाहता है और इसी वजह से ईरान ने इस बार पहले हमला करने का फैसला किया। जंग में ईरानी प्रॉक्सी खुलकर मैदान में आ चुके हैं। ईरानी प्रॉक्सी की वजह से, भौगोलिक स्थिति की वजह से आज तक ईरान जंग में टिका हुआ है, जबकि 5 महीने में अमेरिका इतनी दूर आकर लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुका है, हांफने लग गया है। ईरान के सबसे प्रमुख प्रॉक्सी और ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन, जिन्हें ईरान एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, वो भी जंग में पूरी तरीके से आ चुके हैं और इसी की वजह से ईरान अब और आक्रामक दिख रहा है। ईरान के कौन कौन से प्रॉक्सी इस जंग में आ चुके हैं, किस किस इलाके से आ चुके हैं, वो भी आप देख लीजिए। हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में है, ईरान का सबसे ताकतवर और सबसे पुराना प्रॉक्सी माना जाता है। 1982 में गठन हुआ, IRGC की मदद से खड़ा किया गया। इजराइल के खिलाफ रॉकेट मिसाइल गतिविधियों में सक्रिय रहता है। यमन के हूथी लड़ाके, यमन का शिया विद्रोही संगठन है, लाल सागर में जहाजों पर हमले के लिए माना जाता है। सऊदी अरब और इजराइल के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। सऊदी के 4-5 जहाजों को ये लाल सागर में अभी रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में डुबो चुका है। हमास, जो कि गाजा का संगठन है, फिलिस्तीनी संगठन है, ईरान से अलग अलग समय पर वित्तीय और सैन्य समर्थन मिलता रहा है और इजराइल को लगातार टारगेट करता है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसके ऊपर सऊदी और अमेरिका ने हमला किया, यह इराक में मौजूद है। इस गठबंधन के भीतर कई ईरानी समर्थित गुट सक्रिय हैं। कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अल्लाह अल हक, हरकत अल नुजबा, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, ये गुट इराक में अमेरिकी ठिकानों और उनके जुड़े प्रॉक्सीज पर अटैक करता है। ईरान के प्रॉक्सी ही अब ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव वाले इलाके में ईरान का मोर्चा संभाल रहे हैं और इन्हें ईरान एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम देता है। इसके अलावा सीरिया और बाकी जगहों पर भी ईरान के प्रॉक्सीज एक्टिव हैं। कुछ प्रॉक्सी तो अमेरिका के अंदर भी है, कहते हैं, ऐसा माना जाता है, जिसके बारे में सिर्फ ईरान जानता है। यही वजह है कि अमेरिका हो या फ्रांस, ईरान से जंग में लगातार इन इलाकों में हमले हुए हैं। सबसे ज्यादा हमले, मास शूटिंग की घटना अमेरिका में बढ़ी है। यानी ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव हो गए और तबाही मचाने के लिए बेकरार है। खाड़ी हो, यूरोप हो, अमेरिका, हर जगह खतरा मंडरा रहा है। इन सब के बीच ईरान ने अपनी क्षमता को और ज्यादा मजबूत करने का फैसला कर लिया है। ईरान का यह मानना है कि उसके अपने मिसाइल्स और अपनी टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा है कि वो अकेले अमेरिका से लड़ सकता है, लेकिन रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए एयर डिफेंस मिसाइल की भी जरूरत है।
खबर है कि चीन और उत्तर कोरिया रेल के माध्यम से ईरान को काफी खतरनाक असलहा उपलब्ध करा रहे हैं और ये सब अमेरिका के दुश्मन हैं। खबर यह है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान को चीन हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए राजी हो गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान को चीन की QW-12 और FN-16 जैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। इसकी पहली खेप में 300 से 400 मिसाइल सिस्टम दिए जाएंगे। इसके अलावा लड़ाकू विमान गिराने वाले सिस्टम को भी चीन ईरान को देगा, यानी ईरान को चीन मजबूत कर रहा है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं और कह चुके हैं कि रशिया और चाइना को ईरान को सपोर्ट बंद करना चाहिए। इस रक्षा सौदे की अनुमानित कीमत 6 से 7 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 610 करोड़ रुपए तक हो सकती है। ये डील में जो भी सामान मिलेगा वो रेल कॉरिडोर के जरिए भेजा जाएगा ताकि उस पर एक्शन ना हो। वैसे भी चीन, उत्तर कोरिया, रूस, ईरान सबने मिलकर एक रेल नेटवर्क बनाया हुआ ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों से बचते हुए आपस में हथियार प्रणाली शेयर कर सकें। आगे आपको बताएंगे कैसे अमेरिका यहां पर डबल गेम खेल रहा है। 3 बार जंग छेड़ने और सीजफायर के आदेश के बाद अमेरिका को यह पता चल गया है कि वो जंग में ईरान को डिफीट नहीं दे सकता और इतनी लड़ाई लड़ने के बाद जो अमेरिका चाहता था वो आज तक हासिल नहीं कर पाया। इनफैक्ट अमेरिका के ऑब्जेक्टिव में एक और ऑब्जेक्टिव जुड़ गया इस अटैक के बाद कि भाई होर्मुज तो खुलवा दो। आपसे न रिजीम चेंज हुआ, आप न ईरान पर कब्जा कर पाया, आप न ईरान की सरकार बदल पाया, आपने खामनेई को मार दिया, एक नए खामनेई आ गए। उल्टा आपने होर्मुज बंद कर दिया और पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि भाई ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया। अरे होर्मुज तो पहले खुला हुआ था, होर्मुज बंद आपकी वजह से हुआ। होर्मुज के लिए गुनाहगार आप हैं। होर्मुज में जो कुछ आज हो रहा है, जहाज डूब रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, सबकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका है। और एक बार फिर से ओमान के जरिए मध्यस्थता की बात की जा रही है। ओमान ने हाल में एक MOU बनाया जो ईरान, अमेरिका दोनों को भेजा गया, जिसमें बात है कि ईरान और ओमान दोनों मिलकर होर्मुज को कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसमें फीस तय नहीं होगा। सुरक्षा शुल्क दोनों मिलकर देंगे। जहाजों को शुल्क देने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पहले वाला MOU भी यहां पर एक्टिव नहीं रहेगा जो 17 जून को अमेरिका और ईरान में हुआ था। देखना होगा इसमें बात क्या बनती है। एक और ट्रंप प्रशासन बातचीत चाहता है, दूसरी ओर खतरनाक प्लानिंग भी जारी है। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात हुई है 90 मिनट तक। इस मुलाकात में ईरान पर प्रहार करने की रणनीति बनी है, यह भी कहा जा रहा है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के बीच रणनीति में क्या कुछ डिस्कस हुआ है जो सोर्सेस बता रहे हैं वो समझ लीजिए। 90 मिनट तक ये बातचीत चली है, काफी तल्खी रही क्योंकि 36 का आंकड़ा बना हुआ था इजराइल अमेरिका में। फिर दोनों ने कहा कि भाई सकारात्मक मुलाकात रही है। ईरान के साथ जारी युद्ध पर, क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की गई है। इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष को लेकर भी बातचीत हुई क्योंकि अमेरिका बार बार ये कहता रहा कि भाई आप हिजबुल्लाह पर हमले रोको। अमेरिका इस लड़ाई से निकलना चाहता है। नेतन्याहू ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जाहिर की। नेतन्याहू ने ईरान पर दबाव बनाए रखने की बात कही। नेतन्याहू ने कहा ईरानी यूरेनियम पिकेक्स माउंटेन के नीचे मौजूद हो सकता है और वहां पर हमला करने की रणनीति बने। ईरान पर फाइनल प्रहार करने की रणनीति भी बनी, नया टारगेट खोजने, उसे तबाह करने की रणनीति भी बनी। साफ है ईरान के खिलाफ अमेरिका, इजराइल एक बार फिर से कुछ पका रहे हैं, कुछ बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं, एनरिच्ड यूरेनियम को ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या एनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने पिकेक्स माउंटेन के नीचे ही रखा है, इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। मोसाद के हाथ खाली है, CIA के हाथ खाली है, तमाम खुफिया एजेंसी यहां पर आकर फेल हो जाती हैं। एक संकेत यह भी है कि जैसे नेतन्याहू से ट्रंप की मुलाकात हुई, ट्रंप ने पोस्ट कर कहा अगर ईरान नहीं मानता है तो पिकेक्स माउंटेन पर हमला कर देंगे और वहां से यूरेनियम निकाल कर ले जाएंगे। यानी इजराइल इस बात को कंफर्म कर रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम पिकेक्स माउंटेन के नीचे ही मौजूद है। अब जिस जगह पर अमेरिका हमले की बात कह रहा है वहां पर कई बार बमबारी कर चुका है और बंकर बस्टर बम मारने के बाद भी उस पहाड़ को हिला नहीं पाया है। जान लीजिए पिकेक्स माउंटेन के बारे में। पिकेक्स माउंटेन नतांज के पास स्थित है और कहते हैं ये अत्याधुनिक तकनीक से बना और अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत परिसर है। तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण और नतांज से करीब 2 किलोमीटर दूर है। परिसर 100 मीटर और 300 फीट की गहराई में बनाया गया है।
ठोस पहाड़ की ग्रेनाइट चट्टान के नीचे काट कर इसे बनाया गया है और 300 फीट के ग्रेनाइट चट्टान को भेद पाना किसी बंकर बस्टर बम की कुवत नहीं है। कहते हैं जितने भी संवेदनशील परमाणु सामग्री है, एनरिच्ड यूरेनियम है जो हाईली एनरिच्ड है, ओवर 60% तक है, उनको पिकेक्स माउंटेन के नीचे ही रखा गया है। पश्चिमी देशों को, इजराइल को शक है कि यूरेनियम संवर्धन की तैयारी यही हो रही है और यही यूरेनियम एनरिच कर रहा है ईरान। ईरान का कहना है कि सुविधा का इस्तेमाल सुरक्षित सेंट्रीफ्यूज निर्माण के लिए कर रहे हैं। अमेरिका ने इस परिसर को लेकर कई बार चिंता और चेतावनी दोनों जाहिर की है। पिकेक्स माउंटेन को ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों में गिना जाता है। अब ये इजराइल का फॉर्मूला है कि भाई पिकेक्स माउंटेन को गिरा दो तो आपका काम बन जाएगा। तो इजराइल ने पिछले बार भी फंसाया। इजराइल ने कहा आयतुल्ला अली खामनेई को मार दो, ईरान का रिजीम आपके हाथ में आ जाएगा। और इस बार कह रहा है पिकेक्स माउंटेन को उड़ा दो, आपका जो है परमाणु वाला काम पूरा हो जाएगा। अब कंफर्म है कि नहीं इजराइल, ये भी अमेरिका पता नहीं लगाता और आज उसी की वजह से इतने बड़े लफड़े में फंसा हुआ है यूएस। लेकिन क्या इससे निकलने का कोई प्लान बन रहा है या फिर यह जंग इसी तरह चलती रहेगी और उसका दायरा बढ़ता चला जाएगा? आज की सिचुएशन में ये वॉर अब नॉर्मल नहीं है, अब ये वर्ल्ड वॉर का सीन बन रहा है। जंगी फ्रंट का दायरा बढ़ता जा रहा है और दो फ्रंट दिखने लगे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 के दो फ्रंट कैसे हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी किस तरह से फंक्शन करेगा, वो जरा नजर डाल लीजिए। ग्रुप ए में अमेरिका, यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, सऊदी और नेटो। अगर अमेरिका जंग में आया तो नेटो का आना लाजमी है, यानी कि पूरा वेस्ट, अमेरिका और उसके साथ साथ सऊदी। ग्रुप बी में ईरान, रूस, अफगानिस्तान, चीन। हालांकि चीन डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व होगा, इसको लेकर भी डाउट है। और अगर रूस आएगा तो बेलारूस आएगा और इराक में अटैक शुरू हो चुका है, तो अफगानिस्तान भी साथ आ सकता है। तो ग्रुप बी और ग्रुप ए में मोस्टली जो देश हैं, जैसे अमेरिका जंग में है, यूक्रेन जंग में है, ब्रिटेन ने युद्धपोत भेजे, फ्रांस ने युद्धपोत भेजे, इटली ने अपने जो बेसिस हैं उसके इस्तेमाल की इजाजत दी, सऊदी ऑलरेडी अटैक शुरू कर चुका है। तो ये सब वॉर में आ चुके हैं। अब बचा कौन कौन है? जो न्यूट्रल है, जिनका जो रास्ता है वो जंग की तरफ नहीं जाता, जो शांति की बात करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और जंग किसी के कंट्रोल में नहीं है और ऐसे ही विश्व युद्ध पनपता है। हर फ्रंट का गुस्सा बढ़ता है। ईरान का अग्रेशन, सऊदी का हमला, अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।